नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि बचपन में बीती थी मेरे ही साथ। ये एक हॉन्टेड स्टोरी है और एकदम सच्ची घटना है। ये बात शुरू होती है 1985 से। हालांकि ये घटना 1985 की नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है 1988 की, लेकिन उसके कनेक्शंस जुड़े हुए हैं 1985 की घटना से, जब मेरे पापा मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट में अजयगढ़ में एसडीएम के रूप में पोस्टेड थे। हमारा जो बंगला था वो हॉस्पिटल के सामने था और वहां पर 3 बंगले बने हुए थे और सामने थी मंजले राजा की कोठी। हॉस्पिटल की तरफ से पहला बंगला हमारा था, उसके बाद तहसीलदार साहब का बंगला था और उसके बाद था सिविल जज साहब का बंगला। सक्सेना अंकल थे सिविल जज, हमारे बड़े अच्छे संबंध थे और शाम को हम लोग बैठा करते थे, चाय वगैरह पीते थे हमारे घर के बाहर और कुछ खाना पीना। तब तक हमारे घर में टीवी भी नहीं था, करीब 6-8 महीने बाद टीवी लगा था और उस वक्त टीवी कॉमन नहीं होते थे। हमारा जब टीवी लगा तो पूरे अजयगढ़ का तीसरा टीवी था, क्योंकि टीवी के टावर ही नहीं आते थे। कानपुर के जो सिग्नल आते थे वो अजयगढ़ में रिसीव किए जाते थे। बहरहाल, मुद्दा यहाँ पे टीवी नहीं है। इस बात को बताने का मतलब ये था कि शाम के टाइम कुछ करने का नहीं था तो सारे बैठ के गप्पे हाँकते थे। कई लोग आ जाते थे और अच्छी खासी महफिलें जमती थी, कविताएं, कहानियां, बहुत कुछ होता था। हम ये भी कह सकते हैं कि टीवी के आने की वजह से वो सारी लाइफ जो पहले लोगों की थी वो खत्म हो गई थी। तो एक दिन ऐसे ही हम बैठे हुए थे और उसके बाद जब सब लोग अपने अपने घर चले गए, सक्सेना अंकल भी, जो उनका घर नजदीक में ही था, वहां चले गए और हम लोग खाना पीना खा के सोने की तैयारी कर रहे थे, तो तब हमारे बंगले में बाउंड्री नहीं थी किसी के भी, ना हमारे, ना तहसीलदार साहब के, ना सिविल जज साहब के। रोड के किनारे बंगले थे और कोई भी वॉक कर जाए, यानी डायरेक्ट विंडो तक एक्सेस थी। और बंगला बहुत ज़्यादा बड़ा था नहीं, तो रात को कोई सिपाही भी नहीं सोता था। छोटी जगह थी अजयगढ़, काफ़ी छोटी जगह थी, 10-15 हज़ार की पॉपुलेशन रही होगी। तो अचानक हमारी विंडो ठोकने की आवाज़ आई और सक्सेना अंकल मेरा ही नाम ले रहे थे, विक्की विक्की। तो या तो ये घटना कुछ घंटे बाद की होगी कि हम लोग सो गए होंगे, मुझे ठीक से याद नहीं। तो अचानक उठे, फिर बाहर निकले, तो जब विंडो खोल के देखा कि सक्सेना अंकल हैं तो बाहर निकले। तो वो बोले कि हमारे घर में कुछ एबनॉर्मल घटना हो रही है, अचानक घंटी बज जा रही है। तो वो देखने के लिए मैं, भैया और पापा, 3 लोग उनके घर गए। सक्सेना अंकल के भाई वगैरह भी थे, उनके यहाँ आए हुए थे। तो जैसे ही अंदर जाते थे वरांडे में और अचानक घंटी बजती थी, सब चौंक जाते थे। बाहर निकलो तो कोई है ही नहीं। तो उस बात को सॉल्व किया था मेरे सगे बड़े भाई ने, मतलब मेरे भैया ने। मेरी उम्र वही रही होगी 10 साल के आसपास, भैया की उम्र 14-15 साल की रही होगी। तो दरवाजा बाहर का खुला छोड़ दिया गया। उसके बाद भी जब सारे दरवाजे बंद करें, जैसे ही अंदर वाला दरवाजा बंद करते थे जो ड्राइंग रूम से वरांडे की तरफ जाता था, तो घंटी बजती थी। तो भैया ने नोटिस किया, तो एक वायर था दरवाजे के अंदर जो कि शॉर्ट हो रहा था। तो जैसे ही दरवाजा प्रेस होता था तो वो वायर दब जाता। दरवाजा बंद करने से चौखट में कुछ प्रॉब्लम था, तो बंद करने से वो दोनों वायर टच हो जाते थे। तो 2-2.5 घंटे की मशक्कत के बाद जब ये नतीजा निकला तो सारे लोग फिर हंसने लगे और फिर वो आराम से सो गए, हम भी अपने घर आ गए। ये घटना मैंने आपको क्यों सुनाई कि इसका ही कनेक्शन आगे जुड़ा हुआ है। ये 1985 की बात थी। उसके बाद मेरे फादर का ट्रांसफर वहां से हुआ सिंगरौली, अजयगढ़ से। सिंगरौली में भी हम रहे, वहां भी कुछ ऐसी घटना नहीं हुई। सिंगरौली में भी पापा एसडीएम थे और वहां से 1988 में ट्रांसफर हुआ सिंगरौली से सीधी एडीएम बनकर। तो जब ट्रांसफर हो गया, पापा को ज्वाइन करने जाना था, एक ही जिले में होता था सिंगरौली और सीधी उस वक्त। तो मेरे चाचा भी शहडोल जिले में तहसीलदार थे, वो आए हुए थे। तो शायद वो पापा को सीधी में मिल गए थे और पापा के साथ गाड़ी में बैठ के आए थे। तो जब खाना खा रहे थे, डिनर कर रहे थे हम लोग, तो अचानक
चाचा ने बोला दादा भाभी को बताया, तो पापा ने चुप रहने का इशारा किया, चुप रहो ऐसे करके, तो वो चुप हो गए। तो हम लोग, मैं भैया बैठे थे, सब देख रहे पापा की तरफ। तो मम्मी ने कहा क्या मैटर है? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। तो मम्मी बोली बताओ क्या मैटर है? तो पापा बोले अरे वो सक्सेना जी की यहाँ नहीं घंटी बज जाती थी, जो अभी आपको मैंने घटना सुनाई अजयगढ़ वाली। बोले वैसे ही वो जो बंगला हमें अलॉट हुआ है उसमें घंटी बज जाती है। तो हम रिलैक्स हो गए, क्योंकि भैया भी बैठा था खाना खा रहा था, भैया ने भी वो प्रॉब्लम जो हुई थी उसको ढूंढ के तो भैया ने निकाला था, तो उसको लगा कि मैं ढूंढ के निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरा केस आ गया, उसका एडवेंचर मजा आएगा। तो हम रिलैक्स हो गए। लेकिन कहानी ये नहीं थी। कहानी ये थी कि पापा को वहां पर किसी ने बताया था। उस टाइम पे वो जो बंगला था जो हमें अलॉट हुआ था उसमें हमसे पहले रहा करते थे कि यादव साहब, एसडीएम थे वो। उनका ट्रांसफर हो गया था, वो चले गए थे और वो बंगला हमें अलॉट हुआ था। तो जब पापा ज्वाइन करने गए थे तो लोगों ने उनको बताया था कि साहब जो आपको बंगला मिला है वो हॉन्टेड है। थोड़ा सा पापा परेशान हुए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुए थे, क्योंकि शायद पापा को पूरी तरह से यकीन नहीं था कि सच में ऐसी घटनाएं होती हैं। दूसरा, लोगों ने ये बताया था उनको शायद कि आवाज़ आती थी, तो उनको ऐसा ही लगा कि कोई पेड़ की डाल होगी, जिस तरह से वो अजयगढ़ में सक्सेना अंकल के यहाँ घंटी बज गई थी, ऐसा ही कुछ होगा। दूसरा एक और कारण भी था कि बंगला एक ही खाली था जो पापा को अलॉट हुआ था। तो पापा क्या बोलते कलेक्टर साहब को कि मुझे ये बंगला इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मैंने इसके बारे में ऐसा सुना है, और सबसे बड़ी बात कि उसके पहले ही उसमें ऑफिसर रह के गए थे। तो कोई जस्टिफाइड रीजन था नहीं पापा के पास। फिर किराए का घर लेना पड़ता अगर नहीं रहना है, जब बंगला ही एक खाली है। तो इन बातों के चलते पापा ने बंगला ले लिया था। एग्जैक्टली क्या है पापा को खुद भी नहीं मालूम था। हल्का सा परेशान हुए थे, लेकिन वो, उनको लग रहा था कि वैसा ही कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा जैसा वहां निकला था अजयगढ़ वाले सक्सेना अंकल के बंगले में। अब पापा ने यहाँ पे चार्ज दे दिया सिंगरौली में। अगले दिन वो गए सीधी में चार्ज लेने के लिए, और जो सिंगरौली की हमारी गाड़ी थी उसका ड्राइवर था शिव सागर प्रसाद पांडे। दोस्तों, इस कहानी में मैं जो पात्र बता रहा हूं सबके नाम सच्चे हैं। अक्सर आप सुनते हैं कि हमने पात्रों के नाम चेंज कर दिए हैं, क्योंकि ये घटना एकदम सच्ची है तो मैं नाम भी एकदम सच्चे बता रहा हूं। तो पापा ज्वाइन करने गए, ज्वाइन किया, फिर क्योंकि ज्वाइन करते साथ ही कुछ काम आ गया होगा, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो क्योंकि सीधी से सिंगरौली 105 किलोमीटर दूर था और रोड भी बड़ी खराब होती थी, उस टाइम पे करीब 4 घंटे लग जाते थे सीधी से सिंगरौली आने में। तो सुबह 4 घंटे के बाद पहुंचे होंगे, ज्वाइन किया होगा, और क्योंकि ज्वाइन कर लिया तो फिर वहां काम भी करना है, क्योंकि फौरन तो सामान शिफ्ट कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो जो बंगला था यादव जी वाला उसमें सामान रखा हुआ था। तो जब तक वो अपना सामान लेकर नहीं जाते तो हम अपना सामान लेके सीधी पहुंच नहीं सकते थे। तो पापा कुछ दिन वहीं रुक के काम कर रहे थे, फिर बीच में आते थे, फिर चले जाते थे। जब बंगला खाली हुआ उसके बाद हम लोग शिफ्ट हुए थे। तो जिस दिन पापा ने ज्वाइन किया उस रात को उसी बंगले में पापा को रुकना था। यादव जी ने चाबी दे दी थी, और उस टाइम पे जो बेडरूम थे उसमें उनका सामान पैक किया हुआ भरा हुआ था। ड्राइंग रूम में थोड़ा सा एक लोहे का पलंग रखा था, जगह खाली थी, सामान वहां भी रखा था। और बाहर एक जाली वाला कमरा था, उसमें भी सामान रखा था। और बंगले का जो चपरासी था, बाद में वही हमारा भी चपरासी था, उसका नाम था जुखई। तो वो बरामदे में सो रहा था, रखवाली करता था क्योंकि वहां उनका सामान था। तो पापा जब आए, और जुखई को मालूम था कि जो अवस्थी साहब रुके ये हमारे नए साहब हैं, तो रात को पापा ड्राइंग रूम में सो गए। एक लोहे का पलंग बिछा हुआ था। पांडे ड्राइवर को सोने की जगह नहीं मिली, क्योंकि जाली के कमरे में सामान था, वरांडे में जुखई सो रहा था, सामान वहां भी था, वरांडा भी कवर्ड था। तो वो जाली वाले कमरे और ड्राइंग रूम के बीच का जो दरवाजा था, पांडे ने बिस्तर वहां पे लगा लिया नीचे। पापा सो गए। जनवरी का महीना था, और रात को 3 बजे के आसपास पापा की नींद खुली,
और उन्हें किसी के रोने की आवाज आ रही थी, बहुत ज्यादा भूतिया तरीके से, एकदम हू करके ऐसे। अचानक पापा चौंक गए और उनको पहले से मालूम था कि ये बंगला हॉन्टेड है। जब बात दिमाग में हो तो कुछ ज्यादा ही घूमती है। तो पापा एकदम देखने लगे। इतने में देखा, नाइट बल्ब जल रहा था, इतने में देखा कि जो पांडे ड्राइवर जमीन में उसी कमरे और जाली वाले कमरे के दरवाजे के में सो रहा है, अपने पैर और हाथ चला रहा है। पापा के शब्दों में बताऊं तो उन्होंने कहा था, ऐसा लग रहा था जैसे साइकिल चला रहा है वो पैरों से। तो पापा और डर गए। तो उन्होंने लोहे का पलंग अपने हाथ से पकड़ लिया और हनुमान चालीसा का जाप करने लगे। फिर पापा को नींद नहीं आई, बस वो करते रहे। करीब 5-6 बजे जब उजाला होने लगा, तब तक जुखई के उठने की आवाज आई वरांडे में। पापा उठे, पांडे को उठाया। तो पापा ने जुखई से पूछा कि तुम क्यों रो रहे थे? बोला, नहीं साहब, हम तो नहीं रो रहे थे। तो फिर पांडे से पूछा कि तुम क्या ऐसे क्यों क्यों ऐसा कर रहे थे, हवा में अपने हाथ पैर चला रहे थे? तो बोला, साहब हमें तो कुछ ध्यान नहीं कि हम ऐसा कर रहे थे। तो पांडे बोलता, सर हमें सपना आया था कि एक भगवा वस्त्रधारी आए और मुझसे बोले कि उठो, ये मेरा रास्ता है। और मैं नहीं उठा तो मेरा गला दबाने लगे। तो शायद वो सपना देख के मैं ऐसा करने लगा हूं। तो जुखई एकदम नॉर्मल यूजुअल वे में बोला, हाँ वो सन्यासी जी की आत्मा रहती है ना यहाँ पे, वो होंगे। पापा एकदम चौंक गए। तो जुखई के लिए एकदम कॉमन प्रैक्टिस थी कि वो रहते हैं यहाँ पे। और तो हुआ ये होगा दोस्तों, जो अब मैं इमेजिन करता हूँ कि सन्यासी जी की आत्मा, क्योंकि बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ किस कमरे में ऐसा होता था, उस कमरे से निकल के पहले आई होगी वरांडे में, और जुखई ने फील करके अनजाने में रोना शुरू किया। उसके बाद वो आत्मा आई होगी ड्राइंग रूम में जहां पापा सो रहे थे। लेकिन क्योंकि पापा रास्ते में नहीं सो रहे थे, साइड में सो रहे थे, पापा के सोने से उनको कोई दिक्कत नहीं थी। पांडे क्योंकि दरवाजे के बीचों बीच में सो रहा था, इसलिए जो सपना उसको दिखा शायद वो सच्चाई रही होगी, और फिर वो जाली के कमरे में चले गए होंगे। जब यह घटनाक्रम हुआ तो पापा फिर सच में बहुत ज्यादा डर गए, क्योंकि उन्होंने सुना था हॉन्टेड बंगलो है। लेकिन वो संकोच में कलेक्टर साहब से ये बोल नहीं पाए कि बंगला अलॉट है, और उसका कारण था कि पहले भी अफसर रहते आए थे वहां पे। तो कोई रीजन था नहीं ये बोले कि भाई हमें डर लग रहा है और इसके पहले वालों को नहीं लगा। तो ये बात पापा ने घर में आके नहीं बताई। उसके बाद वो बंगला खाली हो गया, यादव जी अपना सामान ले गए, फिर हम लोग अपना सामान लेकर वहां पहुंचे। तो पापा ने ये बता दिया था कि वहां बंगले में छत पर आवाज आती है कूदने की, धप धप की आवाज आती है। लगातार नहीं आती है, लेकिन दिन में आती है कई बार। तो भैया ने भी नॉर्मल लिया कि कुछ ना कुछ रीजन ही होगा, जैसे वो घंटी बजती थी अजयगढ़ में। मम्मी ने भी उस मामले में डरी नहीं, क्योंकि ये वाली घटना पापा ने बताई नहीं थी। तो ये था कि कुछ पेड़ की डाल होगी कहीं टकराती होगी, तो उसका सलूशन हम निकाल लेंगे, खोज लेंगे, ऐसा सोच के हम लोग आए। मैं 12-13 साल का था, तो मैं डरा हुआ था अंदर से कि क्या चक्कर है। तो जब बताया वहां पे, अच्छा उसके पहले पापा ने R&D कर ली थी, लोगों से पूछ लिया था, तो सबने ये बताया था कि सन्यासी जी की आत्मा रहती है लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। जो लोग रहते हैं वो आराम से अपना चले जाते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो पापा को ये कॉन्फिडेंस था कि भाई कोई नुकसान नहीं होगा। और किस कमरे में आवाज आती है सब मालूम चल चुका था तब तक पापा को, कि आखिरी वाला कमरा था उसमें आवाज आती थी। अभी रिसेंटली मैं सीधी गया था, वो बंगला मैंने दिखाया बाहर से, लेकिन तब के बंगले में और अब के बंगले में जमीन आसमान का फर्क है। बंगला तो वैसा ही है, सराउंडिंग्स बदल गई हैं। आज पूरे पेड़ काट दिए गए हैं, एकदम खुला इलाका है सारे बंगलों का, पत्थर की दीवार बन चुकी है। उस टाइम पे घनी मेहंदी की झाड़ियां थी, वो इतनी ऊंची थी कि सड़क से बंगला करीब करीब नजर ही नहीं आता था। बंगले में पूरे में बगीचा लगा हुआ था, एकदम कुछ दिखता नहीं था, और चारों तरफ चलने की भी जगह नहीं थी, जरा सा एक रास्ता था, बंगले में बगीचा था, क्यारियां थी चारों तरफ, और आप बंगले के बाहर निकलोगे तो सड़क नहीं दिखेगी। लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, और दुनिया भर के थे, रात रानी के थे, इस तरह के झाड़ियों वाले, जिनको कि आप पेड़ नहीं बोल सकते लेकिन पौधे बोल सकते हो, लेकिन बड़े होते हैं, 6-6 8-8 फीट के होते हैं।
यानी सड़क बहुत कम नजर आती थी, गाड़ी जा रही तो आवाज आती थी। आज तो बंगला एकदम खुला खुला लग रहा है, जो आज मैंने वीडियो बनाया, पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब उस बंगले में शिफ्ट हुए, वो कमरा मालूम चल गया, तो मम्मी ने डिसाइड किया कि इस कमरे को हम पूजा घर बना देते हैं, मंदिर रख देंगे, और बाकी इस्तेमाल में तो सारे कमरे होते हैं वो भी रहेंगे, लेकिन भगवान यहाँ रहेंगे। वो तो ठीक है। तो मम्मी ने कहा कि भैया को कि तुम यहाँ नहीं सोना, क्योंकि भैया को हमेशा से अलग कमरा मिलता आया था, वो बड़ा था। मुझे कहीं मिल जाता था, कहीं नहीं मिलता था। अजयगढ़ में नहीं था मेरे पास कमरा। उसके बाद जब हमारा विदिशा ट्रांसफर हुआ तो भी मुझे कमरा नहीं मिला। बाद में एक कमरा बनवाया गया था तो मुझे मिला। तो भैया बोला नहीं, मैं ये कमरा मैं लूंगा। तो पापा मम्मी सबने समझाया कि नहीं नहीं, तुम दिन में पढ़ाई करो इसमें। वो कॉलेज में था भैया, तो लेकिन रात को मत सोना। वो नहीं माना, बोला नहीं मैं इसी में सोऊंगा। तो भैया उसी कमरे में सोता था, दरवाज़ा खुला रखा जाता था। जो हम लोग का कमरा था, मैं तो मम्मी पापा के साथ ही सो रहा था, और दरवाज़ा खुला था, लाइट जल रही होती थी कि जरा सी भी आहट होगी, और वो आवाज़ दिन में 5-6 बार आती थी, 2-3 बार आती थी, धप धप, अच्छी। मतलब आप क्लियरली, इतनी ज़्यादा अच्छी, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, कि अगर टीवी में चित्रहार चल रहा है, गाने चल रहे हैं, तो उसके बाद उसके उससे ज़्यादा वो आवाज़ आती थी। तो आप समझ सकते हो कि उसका वॉल्यूम कैसा था। आवाज़ आई तो हम पहले अलर्ट हो जाते थे, खाना खा रहे हैं आवाज़ आई, हम डाइनिंग में अलर्ट हो गए। ड्राइंग रूम बैठे हैं, कभी कमरे में, रात को भी आवाज़ आती थी। धीरे धीरे हम लोग यूज्ड टू होने लगे आवाज़ का, लेकिन दिन में 5-6 बार आवाज़ आती थी, और हमारा कुछ भी हम काम कर रहे हैं वो छोड़ के आवाज़ पे। और ऐसा नहीं कि एक बार आके रुक जाए, फिर एक आएगी, फिर थोड़ी देर में एक और आएगी, 2-3 बार आएगी। जैसे कि कोई बहुत ही भारी भरकम आदमी छत पे कूद रहा हो, और छत से आवाज़ आती थी वो। और छत पे तब भी रेलिंग नहीं थी, आज भी रेलिंग नहीं है। आज मैंने अभी जो वीडियो दिखाया शूट करके अभी रिसेंटली, तो वैसी छत थी। आसपास कोई पेड़ की डाल टच नहीं हो रही थी कि वो टकराती हो। कई इंजीनियर्स बुला लिए पीडब्ल्यूडी के, कि भाई, मम्मी के दिमाग में सवाल आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि छत में कहीं कोई लेंटर डालते वक्त छेद रह गया हो जिससे हवा जाती हो और वो ब्लास्ट करती हो। तो वो जो इंजीनियर थे, उनका ये कहना था कि अगर, पहली बात तो छेद नज़र नहीं आ रहा है, अगर छेद होगा भी तो जिस छेद से हवा जाएगी उसी से बाहर आ जाएगी, ब्लास्ट कैसे करेगी? ब्लास्ट तो तब करेगी ना जब उसको एक तरफ से प्रेशर से भेजा जा रहा है और आगे कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है, और वो भी एक बार ब्लास्ट करेगी, उसके बाद से रास्ता बन जाएगा। तो वो थ्योरी भी नहीं थी, कुछ समझ में नहीं आया, और आवाज़ आती थी, और कितने लोग बैठे हों सब सुन लेते थे। धीरे धीरे, और मैं इतना डरा हुआ था कि मैं पापा के बाहों में हाथ कोहनी के पास हाथ फंसा के सोता था कि मुझे भूत उठा के ना ले जाए रात को। धीरे 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 मैं भी यूज टू हो गया, मुझे पता चल गया कुछ गड़बड़ नहीं होती, तो मैं अपने अलग बेड पे सोने लगा, और सब नॉर्मल हो गया। फिर हमारी एक रूटीन लाइफ चालू हो गई वहाँ पे। आवाज़ दिन में कई बार आती थी, दिन में कई बार मैं अकेले रहने लगा, जैसे क्योंकि मेरी मम्मी वकील भी थी, तो वो जाती थी, भैया कॉलेज जाता था, कभी मैं स्कूल से जल्दी आ गया, पापा ऑफिस में, चपरासी नहीं है या कहीं चला गया है, छुट्टी पे है, तो दिन में मैं कई बार अकेले रहने लगा, और मुझे डर ऐसा लगता नहीं था। दूसरा क्या था, बगल में रहते थे खंडेलवाल साहब, जो कि एसडीएम थे। उनके 2 बेटे थे, रिक्की और गोल्डी, छोटे छोटे थे मुझसे, मुझे भाई साहब जी बोलते थे। वो आ जाते थे तो वो भी खेल रहे होते थे, और हम बगीचे में घूम रहे हैं। यानी मुझे ऐसा, अगर मैं अकेले भी घर में हूं तो शायद मुझे उतना डर नहीं लगता था, लेकिन मैं बाहर निकल जाता था बगीचे में। और उस बंगले में मैं आपको बता दूं, हम ज़्यादा रहे भी नहीं। जनवरी में हम पहुंचे थे, और अगस्त में हमारा ट्रांसफ़र हो गया था विदिशा के लिए। तो 6-7 महीने ही रहे हम। मार्च अप्रैल तक तो बाहर घूमने में कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद भी शहतूत इतने लगे होते थे कि शहतूत तोड़ते रहते थे। एक लाइफ रूटीन चल रही थी, और शायद मम्मी पूजा करते वक्त भगवान से बोलती थी कि हमारा जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाए। कहीं ना कहीं मन में डर था। उसके बाद एक बार की बात है, एक एडिशनल एसपी साहब आए, ड्राइंग रूम में बैठे थे, बताया कि इस बंगले को हॉन्टेड बंगला बोला जाता है, और यहाँ पर कूदने की छत पे आवाज़ आती है, और लोग बताते हैं कि सन्यासी जी की आत्मा रहती थी, उनकी यहाँ पे डेथ हुई थी। तो वो हंसने लगे और बोले कि अवस्थी साहब, आप दोनों मियाँ बीवी पीएचडी हैं, ऐसी बातों में यकीन करते हैं। और ऐसे बात चल रही थी, तभी चित्रहार का टाइम हो गया, और उस टाइम पे अगर चित्रहार आता था तो
कोई किसी के घर अगर मिलने गया है तो चित्रहार देखने के बाद ही आता था, या फिर वो इतना पहले चले जाते थे कि भाई चित्रहार तक अपने घर पहुंच जाए। हम भी अगर अपने कभी दोस्तों के यहाँ जाते थे तो ये था कि भाई या तो 15-20 मिनट पहले निकल जाओ 8 बजे के, और या फिर चित्रहार देख के जाना है। चित्रहार कोई नहीं छोड़ता था। फ्राइडे और वेडनेसडे को चित्रहार आता था। तो चित्रहार का टाइम हो गया तो अंदर कुर्सियां लगा दी गई उस कमरे में, वो एडिशनल एसपी साहब भी बैठ गए। चित्रहार चल रहा था, अचानक वो आई आवाज कूदने की 2-3 बार, धम धम धम। पापा ने कहा यही वो आवाज है जो सन्यासी जी के कूदने की आवाज है। एकदम से कुर्सी से उठ के खड़े हो गए वो एडिशनल एसपी साहब, बोले अवस्थी साहब आप लोग पूजा वूजा कराइए, पूजा वूजा कराइए। और करके सीधे निकल गए, बोलो मैं निकल रहा हूँ। और पापा छोड़ने गए, वो अपने गाड़ी में बैठे चले गए। तो इस तरह की घटनाएं होती थी जब लोगों को बताओ। हमारे बहुत पुराने फैमिली फ्रेंड थे कुलकर्णी अंकल, जिनका कि बेटा मेरा बचपन का दोस्त था आनंद कुलकर्णी, जो पन्ना में हम लोग पड़ोसी थे। वो परिवार मिलने आए, उनको बताया ऐसा ऐसा है। उनके टाइम पे भी आवाज़ें आई, सब उन्होंने महसूस की। कई रिलेटिव्स भी आए, सब ने महसूस की। लेकिन सबको ये डरते थे। लेकिन जब ये मालूम चल जाता था कि सन्यासी जी की आत्मा है और किसी का नुकसान नहीं करती है, तो वो डर 1-2 दिन में खत्म हो जाता था। हाँ, मन में कहीं ना कहीं बना हुआ था, इसलिए शायद मम्मी पूजा करके बोलती थी कि भगवान हमारा जल्दी से यहाँ से ट्रांसफर हो जाए। अब एक बार की बात मैं बताता हूँ आपको कि मम्मी और भैया कहीं गए हुए थे, मुझे ठीक से याद नहीं है कहाँ गए थे, आउट ऑफ स्टेशन। या तो लालगंज गए होंगे, रायबरेली जहाँ मेरी नानी का घर था, या हो सकता है रीवा गए हों, क्योंकि भैया कॉलेज में था। क्या पता यूनिवर्सिटी का कुछ काम हो, पापा ना जा पाए हों छुट्टी की वजह से, तो मम्मी गई हों गाड़ी लेके। तो भैया के साथ मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन ये मुझे मालूम है कि मैं और पापा बंगले में थे, मम्मी और भैया बाहर गए थे। अब रात को चपरासी भी नहीं आया, और पापा के पास फूड का भी चार्ज था, तो उन्हें छापे मारने जाना पड़ता था। शक्कर की दुकानों, मिट्टी के तेल की दुकानों में रात को अचानक रेड मारते थे, और जो भी धांधली चल रही होती थी उसे पकड़ते थे। तो ये बिल्कुल मेरे दिमाग में अंकित बात है, सपना नहीं है, कि जब मैं घर में था, रात के बज रहे होंगे 7-8, घर में कोई नहीं था। आवाज़ से मैं डरना नहीं था उतना, क्योंकि मैं यूज्ड टू था, लेकिन मेरे मन में डर था कि मैं अकेला हूँ, अकेला हूँ। पापा ने किसी अ, चपरासी या बाबू को बोला था कि भैया अकेले हैं, जाके बैठ जाना वहाँ पे जब तक मैं ना आऊँ। शायद पापा कलेक्ट्रेट से ही रेड मारने चले गए थे, तो भेजा था, तो उनके आने में देर हो गई। तो जो भी था, तो जब घंटी बजी, और पहले जाली वाले कमरे से मैंने झांक के देख लिया कि कौन है वो, जो एक जाली का है, मैंने वीडियो में दिखाया, गोल गोल से छेद बने हुए हैं। और जब मैंने दरवाज़ा खोला, तो जो मैंने आपको बताया कि अब तो बंगला एकदम क्लियर दिखता है, जैसे कि एकदम मैदान में बना हो, लेकिन उस टाइम एकदम बड़ी बड़े केले के, वो केली के पेड़ थे जो फूलों के होते हैं, तो बिल्कुल दरवाजे से वो भी 5-5 6-6 फीट के हो जाते थे, और एकदम घना था। मतलब सिर्फ डामर की रोड थी और चारों तरफ क्यारियां ही क्यारियां थी। बड़े बड़े वो थे, गेंदे के पेड़ भी 6-6 फीट के हो गए थे, उनमें फूल लगे थे। एकदम कुछ नजर नहीं आता था। तो जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक बहुत बड़ी मकड़ी का जाला दरवाजे के सामने था, जैसे भूतिया पिक्चर में दिखाते थे। तो मैं एकदम डर गया, लेकिन क्योंकि वो मेरे नोन थे जो मेरे सामने आए, तो मैंने बताया कि अभी तो ये थोड़ी देर पहले जाला था नहीं, इतनी जल्दी लग कैसे सकता है, क्योंकि मैं भी तो घर में आया ही होऊंगा, या पापा गए सुबह निकल गए। तो कुछ घंटों में ही मकड़ी ने इतना बड़ा जाला बना दिया था, जैसे भूतिया पिक्चरों में दिखाते हैं, कि कम से कम नहीं तो उसका डायमीटर होगा 3 फीट का, अंदाजा बता रहा हूँ। आज मैं वाइल्ड लाइफ में आ गया हूँ, तो मुझे मालूम है कि वैसे जाले बड़ी मकड़ी जल्दी बना देती है। यहाँ तो हम 2 पेड़ों के बीच में अक्सर देखते हैं वैसे जाले, लेकिन तब मेरे लिए वो बहुत एक ऐसी घटना थी कि अचानक से मकड़ी का जाला, मेन डोर जिससे हम एंट्री करते हैं, उस जाले को हटाए बिना आप अंदर घुस ही नहीं सकते। तो वो घटना मेरे साथ हुई, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया। तो मैंने पापा से कहा, मैं पापा को तुम ही बोलता था, मम्मी पापा दोनों को, यूपी एमपी में ऐसे ही बोला जाता है,
तो मैंने कहा अब पापा अगर तुमको जाना है रेड मारने तो मुझे लेके जाना, वरना जब तक मम्मी और भैया नहीं आते मैं नहीं रह सकता घर में। तो अगले दिन पापा रेड मारने गए तो मुझे गाड़ी में बैठा के गए। वो गाड़ी जो हुड वाली होती थी उसमें अंदर नज़र नहीं आता था कौन बैठा है। तो वो लाइफ में एक ही बार मैंने देखा है कि रेड कैसे मारते हैं, छापा। मैं इस घटना से रिलेटेड नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ कि जब गए तो पापा ने ड्राइवर से बोला लाइट बंद मत करना। सामने दुकान थी, थोड़ा सुनसान से इलाके में थी। गाड़ी खड़ी की और जो पापा और उनके साथ की जो टीम थी जब जा रहे थे तो हेडलाइट पीछे से चल रही थी, ड्राइवर मैं गाड़ी में बैठे थे। और पापा गए तो जब तक एकदम नज़दीक नहीं पहुंच गए तो उन लोगों को मालूम ही नहीं चला कि कौन आ रहा है, क्योंकि हेडलाइट से तो काली परछाई से दिख रही थी। फिर जो भी सामान माल वगैरह सीज करना था या चेक करना था वो करके मैं तो गाड़ी में बैठा रहा। तो ये कंडीशन हो गई थी कि मैं अकेले रहने से डरने लगा था, और ये एक मकड़ी के जाले वाली घटना तब हुई थी जब मैं अकेला था। हालांकि हम लोग प्योर वेजिटेरियन थे, हमारे घर में नॉनवेज बनता नहीं था। ऐसी कुछ पूजा पाठ बहुत ज़्यादा चलता था हमारे यहाँ, तो ऐसी कोई अप्रिय घटना हमारे साथ हुई नहीं। फिर अगस्त में ट्रांसफ़र ऑर्डर्स आ गए तो मम्मी भी खुश हुई कि चलो ठीक है। और पापा का फिर अच्छा ये सुना था उस बंगले में रहते वक्त कि जो भी यहाँ रहता है उसका अच्छा ही होता है, अगर वो अच्छे तरीके से रहता है अच्छा ही होता है। तो अच्छा ये हुआ कि विदिशा ज़्यादा बड़ा जिला था, ज़्यादा भोपाल के नज़दीक था। और वहाँ जब पापा ने ज्वाइन किया तो पापा को एसडीएम का चार्ज और नगर पालिका प्रशासक का चार्ज मिला था। मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ज मिला था। लाइमलाइट में रोज़ पापा का अखबार में नाम आता था, क्योंकि जो मेयर होता है जब चुनाव नहीं होता तो सरकारी अफसर ही वो बनते हैं, तो वो थे। तो मतलब हमारा अच्छा ही हुआ था उस बंगले में रहने से, बुरा नहीं हुआ था। 4 साल हम विदिशा रहे, उसके बाद हमारा ट्रांसफ़र हुआ था बांधवगढ़। अब जब मैं यहाँ पे था सीधी में ही, तब संजय डुबरी नेशनल पार्क विजिट करते थे हम, जो अभी भी मैं गया था। और अभी मैं रुका था परसुली रेस्ट हाउस में। तो उसकी घटना मैंने अलग कहानी में बताई है, मैं इसमें भी बता देता हूँ कि हम 3 दोस्त थे। राजीव सिंह चौहान जिससे मैं अभी मिला हूँ, और एक हमारा दोस्त था फैज़-उल्लाह कुरैशी जो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट जज थे, एमएस कुरैशी उनका बेटा था। जैसा कि मैं बता रहा हूँ सारे नाम मैं सही-सही बता रहा हूँ, चेंज करके नहीं बता रहा हूँ। तो हम 3 जिगरी दोस्त थे। तो परसुली गए तो वो भी अपने-अपने घरों से परमिशन लेके गए, साथ में गए। हम नदी पार कर रहे थे, बनास नदी। एक फ़नी इंसिडेंस हुआ था कि घुटने से कम पानी में राजीव गिरा तो बोला बचाओ, ज़ोर से चिल्लाया। तो वो अभी भी हँसी मज़ाक चल रहा था। तो जंगल हमारा आना-जाना था, कोई दिक्कत नहीं थी, रहते रहे। तो सीधी में रहते हुए मेरा वाइल्ड लाइफ़ का संपर्क बना हुआ था। विदिशा जाके मेरा संपर्क टूट गया। विदिशा के आसपास नेशनल पार्क था नहीं। आज विदिशा के आसपास उदयगिरी में टाइगर घूम रहा है, उस टाइम पे तो लेपर्ड भी नहीं आते थे। फिर बांधवगढ़ पापा का ट्रांसफ़र हुआ, मेरा वाइल्ड लाइफ से और ज़्यादा जो कसर थी वो पूरी हो गई। मैं लगातार जंगल घूमने लगा। वो एक अलग घटना है जो कि इस स्टोरी से कनेक्टेड नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जब यूट्यूब चैनल चालू किया तो हमेशा मैंने बोला जैसे कुछ हॉरर घटनाएँ मेरे साथ लाइफ में और हुई, लेकिन उनका कोई ठोस सबूत नहीं था। वो कुछ और भी हो सकता था। कई बार आवाज़ आई, कई बार मुझे फ़ील हुआ गाड़ी में किसी ने हाथ मारा है। पहले मुझे ऐसा फ़ील होता नहीं था, लेकिन कई लोगों ने, सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किए कि आप रात-बिरात चलते हैं, जंगल में जानवर के अलावा आत्माएँ भी होती हैं, तो कभी आपका सामना हुआ है? तब मेरा उस तरफ ध्यान गया, क्योंकि इधर पैरानॉर्मल घटनाओं से कनेक्शन हट गया था। मैं दिल्ली में रहता था, दिल्ली में भीड़ इतनी है कि भूतों के लिए जगह ही नहीं है। इंदिरापुरम में जहाँ मेरा फ्लैट है, 12 मंजिल की बिल्डिंग में मेरा फर्स्ट फ्लोर है। 1000 फ्लैट की सोसाइटी है। तो भूत का कुछ ऐसा नहीं है। और हमने बिल्डर से बना हुआ नया घर फ्लैट लिया था। कोई पुरानी कहानी भी नहीं थी। सरकारी बंगलों में पुरानी कहानी होती है। तो इस तरह की घटनाओं से ध्यान तरफ जाता नहीं था। अब जब मेरा कई बार रात के 12 बजे भी आना होता था, कई बार कहीं से आ रहा हूँ। तो एक बार मैं रात को आ रहा था तो अचानक मुझे फ़ील होने लगा, जो मेरा ऋषिकेश से कौड़िया से आने का रास्ता है, वहाँ पे एक कटी घाटी बोलते हैं, काली नदी।
उसकी इतिहास क्या था मुझे तब बिल्कुल नहीं मालूम था। बस मैं वहाँ से निकलता था, अचानक मुझे थोड़ा-सा डर सा लगने लगा, जो कि कभी नहीं लगता था। सिलेरियो गाड़ी थी और मैं व्लॉगिंग करते हुए आ रहा था, वीडियो बन रहा था। तो मैंने बोला कि दोस्तों, आप लोग मेरे मन में डर ला देते हैं कि आप लोगों ने बोल दिया कि जंगल में सिर्फ जानवर नहीं होते, भूत भी होते हैं, तो आज मुझे अचानक पता नहीं क्यों डर लग रहा है। और तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ, जो लेफ्ट हैंड साइड की पीछे वाली विंडो है, उसमें किसी ने हल्का हाथ मारा। और उस वक्त वो रास्ता एक गांव के लिए, कौड़िया गांव के लिए एक नहर जाती है। अभी भी वो नहर है, लेकिन उस वक्त वो नहर क्रॉस करते ही एक बेर की झाड़ियों का जंगल आता था। उसमें घुसते थे, करीब आधा किलोमीटर बेर के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, और उसके बाद निकल के उसी रास्ते में हम आ जाते थे जहां से आज भी रास्ता जा रहा है। लेकिन आज वो रास्ता नदी नदी से ही जा रहा है, पिछले 2-3 साल से। वो बेर की झाड़ियों में अब घुसना नहीं होता। तो उस नहर को पार कर, नहर में गाड़ी के टायर थे और गाड़ी चढ़ रही थी बेर की तरफ, तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ था। तो वो, मैंने बोला कि अभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने गाड़ी में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, मतलब ड्राइवर के अपोजिट, जो पीछे वाली सीट होती है हैचबैक कार में, उसके लेफ्ट साइड वाली जो विंडो है, उसमें किसी ने हाथ मारा है। मैं गाड़ी रोक नहीं रहा हूँ, चला आ रहा हूँ। ये वीडियो बनाया, ये बात आई गई हो गई, फिर मैं भूल गया इस बात को। 6 महीने बाद, 1 साल बाद, या 2 महीने बाद, मुझे ठीक से याद नहीं। गांव का जब कोई, हम कहीं जा रहे होते हैं, गांव का कोई व्यक्ति मिलता है तो हम उसे लिफ्ट दे देते हैं। कल भी मैंने सोहन लाल जी के रिश्तेदारों को ऋषिकेश छोड़ा था, जब मैं आज ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो एक व्यक्ति मिल गया गांव का, जा रहा था उधर। तो मैंने कहा वहाँ जा रहे हो? तो मैंने गाड़ी में बिठाया। तो बोला कि एक किसी का गांव में छोटा बच्चा ख़त्म हो गया था, विंध्यवासिनी के आगे ताल की तरफ। तो बोला कि अभी हम शव यात्रा में गए थे, फिर लौट के मैं जा रहा था, अब मैं नहा धो के ऋषिकेश जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। तो मेरे साथ वो मैं छोड़ रहा था। तो बोला यहीं पे हमने बच्चे को दबाया। हिंदू धर्म में जो बहुत छोटे बच्चों की डेथ होती है, तो उनका शव जलाते नहीं हैं, उन्हें दफनाते हैं। तो मैंने कहा, कहाँ दबाया? बोले यहाँ। तो मैंने कहा यहाँ क्यों दबाया? बोला बच्चों को यहीं तो दबाते हैं हम लोग, बच्चों के, जो छोटे बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, यहीं। और वो जगह बिल्कुल वही जगह थी जहां मुझे छोटा एक हाथ लगने की आवाज़ महसूस हुई थी कुछ महीनों पहले, या ठीक से मुझे याद नहीं है। तो वो घटना मुझे रिकलेक्ट हो गई दोबारा, कि मैंने कहा कि तब मैंने सोचा कि वो हल्का हाथ ऐसा था जैसे किसी बच्चे ने मारा हो। ये बात मुझे पहले नहीं हुई थी, मुझे था कि हाथ हल्का मारा, मतलब बहुत हल्का सा। तो मैं सोचना शुरू हो गया, यार कि यहाँ बच्चे को है, क्यों हाथ मारा। उसके बाद सिलेरियो से ही मैं एक दूसरी रोड से आ रहा था। इन बिटवीन मैंने एक बार एक पॉडकास्ट शूट किया प्रेम लाला का, तो वो बताया कि हमने एक बरगद का पेड़ है, उसके नीचे जलती हुई रोशनियां देखी, जो आके मिल गई, उसमें समाहित हो गई, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। या दिए से जलते हुए उड़ते हुए आए, ऐसा कुछ बोला। तो वो पेड़ फिर मैं देखने गया, मैंने देख लिया। तो जो दूसरी रोड से मैं आ रहा था, वो उस पहाड़ी से उतरती है, और उस पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा है, टॉप, वो रोड जहां से यू टर्न मारती है, बिल्कुल वहीं पे है। यानी पेड़ नीचे नदी में लगा है, लेकिन ऊंचा पेड़ है, और उसी के बगल से पहाड़ी पे रोड आ रही है। तो पेड़ का जो करीब करीब टॉप हिस्सा है, अगर आप यू टर्न नहीं मारोगे तो सीधे उस पेड़ में टकराओगे, ये कंडीशन है। तो एक दिन रात को मैं गाड़ी चलाते हुए आ रहा था अकेला सिलेरियो में, और वो पेड़ आने वाला था शायद, तो वीडियो उसमें भी रिकॉर्डिंग चल रही थी। और अचानक एक बच्चे के चीखने की आवाज़ बिल्कुल गाड़ी के बगल से, मतलब जो ड्राइवर सीट वाली विंडो और उसके बगल वाली विंडो के बीच में पिलर होता है, समझ लीजिए वहां से, विंडो थोड़ी खुली हुई थी, एकदम से आवाज़ आई और रिकॉर्ड भी हो गई, ऑडियो में है, मतलब उसमें जब वीडियो को हम प्ले करते हैं। तो गाड़ी मैंने तेज़ कर दी। मैंने कहा दोस्तों, ऐसी सी आवाज़ आई है, और अब मैं देखने के लिए रुकूंगा नहीं। मतलब मैं उतना भी नहीं डरा, क्योंकि वो तो आवाज़ से आपको मालूम चल जाएगा कौन कितना डर रहा है। हाँ, मन में डर था, लेकिन मैंने कहा अब गाड़ी रुकेगी नहीं, और नीचे खड़ खड़ सिलेरियो, नहीं छोटी गाड़ी होती है, ऑफ रोडिंग में टकरा रही थी। मैंने कहा गाड़ी टूटेगी तो बनेगी, अभी नहीं रुकेगी। मैं करके आ गया। तो अब ये इन दोनों घटनाओं को मैं रिलेट करने लगा। वहां भी एक बच्चे जैसा हाथ मारा था, यहाँ भी बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ आई। तो जब ये दो घटनाएं हुई, मैंने किससे लोगों को बताया, तो मैंने बताया कि देखो, ये हो सकता है कोई डाल टकराई हो, रगड़ खा गई हो, तो आवाज़ आई हो, वो मेरे मन का वहम हो,
जब पीछे वाला हाथ मारने का, ये सारी घटनाएं ऐसी हो सकती हैं। लेकिन मैं हमेशा लोगों को बताता था कि जो सीधी ही बंगले की घटना होती थी, 8 महीने रहे हम वहाँ पे, जनवरी से लेकर अगस्त तक, रोज का था दिन में 5 बार आवा जाना। तो मैंने कहा, बाकी कई लोग जैसे बोलते थे कि ये अंधविश्वास होता है, तो मैं उनको हमेशा बोलता था कि बाकी सारी बातें तो मैं मान लूं कि ये हो सकता है, लेकिन अगर आप मुझसे बोलोगे कि सीधी के बंगले में अंधविश्वास था, तो मैं नहीं मानूंगा। कोई कुछ भी बोलेगा, नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने 12-13 साल की उम्र, मेरे भाई ने 17-18 साल की उम्र में, मम्मी पापा ने फील किया हुआ है, सबने किया, इतने सारे लोग गवाह थे। तो वीडियो में तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन हमारे पास तो आप मम्मी से बैठा के पूछिए, तब हर कोई इस घटना का बखान करेगा। तो मैं जब हमेशा, जब जब मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की बात आई, तो मैंने कहा कि बाकी बात का सबूत नहीं है, सीधी के बंगले का पूरा सबूत है कि वहां तो पैरानॉर्मल था, मतलब था, कोई किंतु परंतु था ही नहीं। फिर अभी अब मेरा गांव रीवा में है, तो उसके सिलसिले में मैं जब जा रहा था, तो मैंने बताया था मैं सीधी भी जाऊंगा अपने दोस्तों से मिलने, राजीव सिंह चौहान से भी बात हो गई थी। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किए थे कि आप वो सीधी वाला बंगला बताना जो हॉन्टेड है, जिसके बारे में आप जिक्र करते थे। मैं बताना तो चाहता था, लेकिन मेरे मन में एक थॉट ये था कि अगर मैं किसी के घर में जाके बताऊं, तो पहली बात तो उन्हें क्या पता, उन्हें ना मालूम है हॉन्टेड हो, हमारे टाइम पे रहा हो, अब ना रहा हो, और वो अब डर जाए। तो ऐसे आपको किसी की पर्सनल लाइफ में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। तो जब मैं गया भी, तो इस मूड से गया था कि मैं बता दूंगा वीडियो में कि दोस्तों ये 4 बंगले हैं, 4 या 5, इनमें से एक है। कौन है मैं नहीं बता रहा आपको। ये मूड बना के गया। जब मैं चला, तो एक सब्सक्राइबर मिलने आ गए थे, बुके वगैरह लेके, उनसे मिले, तब भी मैंने बताया वहां जा रहे हैं, आवाज आती थी। तो मेरा दोस्त था राजीव सिंह चौहान, वो हंसने लगा, उसे लगा अरे ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने उससे बोला कि तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है। रास्ते में मैंने उसको बताया कि उसमें ऐसी सी आवाज आती थी। बोला हाँ, तुम जिक्र तो करते थे, लेकिन वो कुछ ना कुछ होगा, पेड़ वेड़ टकराने का। मैंने कहा भैया, इतनी समझदारी हमारे अंदर भी थी। जैसे तुम सोच रहे हो, ऐसे हम सोचा करते थे उस बंगले में जाने के पहले, लेकिन ऐसा नहीं था। ये बातें करते करते मैं, राजीव, राजीव का छोटा बेटा और मेरे साथ यहाँ रिजॉर्ट से शमशेर गया था, हम जा रहे थे। जब उस बंगले के सामने पहुंचे, तो मैंने वीडियो भी चालू किया, तो मैंने इस बात को नोटिस नहीं किया कि इसकी दीवार टूटी है। मुझे कॉमन सी बात लगी। मैं उसकी दूसरी ही बात बताने लगा कि मैंने कहा देखिए, जहाँ से दीवार टूटी है, यहाँ गेट बन गया है। पहले गेट यहाँ नहीं होता था। पहले जो एसडीएम साहब का, खंडेलवाल साहब का बंगला था और हमारा बंगला था, दोनों को जाने का एक रास्ता था, पुलिया। दोनों में मेहंदी की झाड़ियां थी घनी घनी। लेफ्ट मुड़ जाओ तो खंडेलवाल साहब का, राइट मुड़ जाओ तो हमारा बंगला आता था। अब मैंने कहा देखो, वहां से दीवार बंद कर दी है और यहाँ से तोड़ दिया है। और मैंने कहा देखो, बिल्कुल सुनसान सा पड़ा है। हमारे टाइम पे तो इतना बढ़िया बगीचा था कि लोग हमारा बगीचा देखने आते थे। तब मैंने अचानक बोलते बोलते बोला कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इसलिए खाली पड़ा है कि इसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं। फिर मैंने देखा कि उसकी तो विंडो खुली हुई है। अंदर जूम करने पे साफ वो वरांडा दिख रहा है, जहां जुखई रो रहा था। और वो मैंने दिखाया कमरा, जहां पांडे जिस कमरे के अंदर और ड्राइंग रूम के दरवाजे के बीच में हवा में साइकिल चलाने जैसे कर रहा था। फिर मैंने वो कमरा भी दिखाया जिसमें वो आवाज़ आती थी। बगल वाला कमरा जिसमें मैं सोता था मम्मी पापा के साथ, वो भी दिखाया। फिर मैंने रिकलेक्ट किया कि शायद इस वजह से वो रास्ता वहां से बंद कर दिया गया है। जो उस टाइम पे, आज भी वहां पे एसडीएम ही रहते हैं, बगल वाले बंगले में। तो क्योंकि ये हॉन्टेड है, इसलिए वहां से दीवार उठा दी गई है और फ्रंट से दरवाजा खोल दिया गया होगा, लेकिन वो भी टूटा है। और लग रहा है जैसे बरसों से कोई उसमें नहीं रहा। बाहर से मेंटेन लग रहा है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी को ठेका दिया जाता है कि भाई पुताई करनी है सबको। ठेका क्या मतलब, पीडब्ल्यूडी का तो काम ही है, बजट दिया जाता है। तो सारे बंगले पोतने हैं, और वैसे ही वो कलेक्टर बंगले के ठीक सामने बंगले हैं। तो वहां पे सिर्फ इस बात के लिए कि पुताई ना की जाए कि वहां कोई रहता नहीं है, तो बाहर से मेंटेन्ड है, अंदर से खाली पड़ा है, खिड़कियां खुली है, बगीचा। दीवार टूटी पड़ी है तो कोई बनवाने वाला नहीं है। अब अगले साल जब रिपेयर का बजट आएगा तब बन जाएगा। तो बाद में अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं किससे पूछूं। वहां बगल वाले जो रह रहे हैं एसडीएम, उनसे जाके पूछूं कि यहाँ पे क्या है। वो ठीक नहीं लगा, हालांकि उनकी गाड़ी खड़ी थी, तो मैं जाके पूछ सकता था, अपना परिचय देके बातचीत हो जाती। लेकिन उस वक्त मुझे नहीं समझ में आया कि ऐसा करना ठीक है कि बेवजह आप किसी को डरा दो, क्या पता उसे ना मालूम हो। तो बाद में जब
वहाँ से वीडियो बना के हम आ गए लंच करने के लिए राजीव के घर में। राजीव के पिताजी मेरे पापा को अच्छे से जानते थे, हमारे घर राजीव का आना जाना था, पापा से बहुत अच्छे से परिचित थे। तो जब बताया मैंने कि ऐसे ऐसे जुखई, तो बोले जुखई तो मुझे मिलता रहता है। राजीव के पिताजी बोले वो रिटायर हो गया है और पेंशन लेने आता है। तो मैंने कहा उसका पता वगैरह मालूम है? तो बोले नहीं पता तो नहीं मालूम, लेकिन जब वो मिलेगा ही। तो अब ऐसे करके कनेक्शन निकलेगा, मैं राजू से फ़ोन से पूछूंगा, पता करवाऊंगा कि क्या ऐसी घटना हुई कि जिसके बाद से लोगों ने रहना बंद कर दिया। हॉन्टेड तो हमारे टाइम पर भी था, लेकिन तब अफसर रहा करते थे, हमसे पहले भी थे और हमारे बाद भी कोई आया ही होगा। तो क्या वजह हो गई कि उसमें अफसरों ने रहना बंद कर दिया, और जिस तरह से इसकी विंडो वगैरह खुली है, बगीचे का कोई नामो निशान नहीं है, लग रहा है कि बरसों से वो बंगला खाली पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, वो बंगला आज भी हॉन्टेड है, पहले भी था, अब शायद ज़्यादा है, कोई रहता नहीं है। बगल वाले बंगले जहाँ से दरवाज़ा खुलता था, गेट जहाँ से गाड़ी जीप जाती थी, वहाँ दीवार उठा दी गई है और उस रास्ते को बंद कर दिया गया है सिर्फ इस बंगले की तरफ से। एसडीएम साहब का बंगला आज भी उसी तरीके से खुल रहा है जहाँ से ये खुलता था। तो शायद यही वजह है कि घर के सामने से और उस गेट के ठीक बगल में वो कमरा है जिसमें वो आवाज़ आती थी। शायद उस वजह से वहाँ से बंद करा दिया गया, कहीं ना कहीं से रास्ता देना है, सामने से खोल दिया गया। हल्का सा एक डिप्रेशन सा है, नाला सा है, तो इस घर में जाने के लिए पुलिया भी नहीं बनाई गई है, यानी बारिश में पानी भी आ जाता होगा। बाकी बंगलों में जाने के लिए पुलिया बनी है, तो टेम्परेरी तरीके से एक फ्रंट की तरफ से रास्ता खोल दिया गया और वो जो एसडीएम साहब के बगल की तरफ दीवार बना दी गई। क्या वो घटना है? आवाज आती थी, सन्यासी जी की आत्मा रहती थी, तो आत्मा तो आज भी रह रही होगी और सन्यासी जी को मेरा प्रणाम है। एक मिनट के लिए मेरे दिमाग में आया था कि मैं गाड़ी से उतर के उस बंगले में जाऊं, जब उसमें कोई रह नहीं रहा है। दरवाजा बाहर से बंद था, लेकिन मैं खिड़की के बगल से कैमरा लगा के अंदर दिखा सकता था। लेकिन फिर मुझे ठीक नहीं लगा कि मुझे मालूम है कि वहां सन्यासी जी की आत्मा रह रही है, उसके बाद जबरदस्ती मैं जाऊं, कुछ बुरा ही हो सकता है कि बेवजह जाऊं, वीडियो बनाऊं। नज़र कुछ आने वाला नहीं है, तो मुझे भी मालूम है जब हमें अंदर रहते हुए कुछ नज़र नहीं आता था, तो खिड़की के अंदर कैमरा लगाने से क्या आएगा। उतनी ही देर में वो आवाज़ आ जाए, बड़ा मुश्किल था। पूरे 24 घंटे में 4-5 बार ही आवाज़ आती थी, तो वो मैंने नहीं किया। लेकिन मेरा अभी, मैं इस घटना के बारे में और पता लगाऊंगा और आप लोगों से शेयर करूंगा, क्योंकि रीवा में मेरा गांव है और अभी मुझे कई बार जाना पड़ेगा, शायद 3-4 महीने में अभी जाना पड़ेगा। तो जब मैं जाऊंगा तो इस घटना की ठीक से जांच पड़ताल करूंगा, फिर मैं जाऊंगा सीधी। अब की बार शायद मैं बंगले तक जाऊं और वहां और लोगों से जो बातचीत है, अगर जुखई मिल गया जो कि रिटायर हो चुका है, जो चपरासी था, उससे मिलने की कोशिश करूं या और है, वो आप लोगों से शेयर करूंगा। लेकिन इस कहानी में जो भी मैंने शेयर किया, ये 100% सच है। जैसा कि मैंने बताया कि जिन जिन के नाम मैंने बोले सच हैं, सन मैंने बोला एकदम सच है, और वो बंगला हॉन्टेड था, ये बात भी एकदम सच है। तो दोस्तों, ये सच्ची कहानी थी हॉन्टेड बंगले के बारे में, जो कि सीधी मध्य प्रदेश में है। इसी घटना को लेके मैं आगे फिर सेकंड पार्ट बनाऊंगा 3 से 4 महीने बाद, जब मैं वहां जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, एंड करता हूं ये सच्ची कहानी। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।